ईरान के टॉप लीडर मारे जाने के बावजूद ईरान इस कॉन्फ्लिक्ट में पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। क्या है इनके स्ट्रेटेजिक प्लानिंग? मोसाद और CIA भी ईरान के काउंटर अटैक को देखकर शॉक रह गए हैं। इनडायरेक्ट रसिया और चाइना कैसे ईरान को फुल सपोर्ट कर रहे हैं? अब तक इस कॉन्फ्लिक्ट में कौन किस पर भारी पड़ रहे हैं और किनको मैक्सिमम लॉस झेलने पड़ रहे हैं, चलिए इन सभी बातों को स्टार्टिंग से समझते हैं। ईरान पिछले 20-25 सालों से नए नए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग तैयार कर रहे थे अपने दुश्मन कंट्री के अगेंस्ट जंग करने के लिए। पहला इनके प्लानिंग थे ये जितने भी मिसाइल, कामकाजी ड्रोन और भी जैसे हथियार है, इन सब का प्रोडक्शन अपने कंट्री के अंदर ही हो ताकि फॉरेन कंट्री से डिपेंडेंसी कम हो हथियार को लेकर। ये नहीं कि वो हथियार देंगे तो हम लड़ाई करेंगे, अगर वो किसी रीजन से हथियार देना बंद कर दे हम तो घुटने पर आ जाएंगे। ऐसा हो सकता है डिप्लोमेटिक रिलेशन में, क्योंकि डिप्लोमेटिक रिलेशन पर लॉन्ग टाइम तक फॉरेन कंट्री पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। यहाँ ना कोई दोस्त है और ना ही दुश्मन, सभी सिर्फ फायदे के लिए एक दूसरे के साथ खड़े हैं। इसलिए ईरान ने सभी टाइप्स के हथियार को खुद से डेवलप किए। हाँ, डेवलप करने के लिए फॉरेन कंट्री के टेक्नोलॉजी का हेल्प लिए हैं। ईरान ने इन सब हथियारों को ऐसे ठिकानों में छिपा कर रखे हैं जिनको ढूंढ पाना मोसाद और CIA के लिए मुश्किल पड़ गए हैं। इन्होंने अपने हथियारों के जखीरे को दुश्मन कंट्री के एयर स्ट्राइक से सेफ रखने के लिए अंडरग्राउंड और पहाड़ों के नीचे लंबी चौड़ी टनल बनाकर इन ठिकानों में छिपा कर रखे हैं। और ये ऐसा वैसा बंकर नहीं है जो मिसाइल को लॉन्च करने के लिए मिसाइल को टनल से बाहर निकालने पड़ेंगे। नहीं, इनको इस तरह से डिजाइन करके बनाए हैं कि जब मिसाइल या ड्रोन को लॉन्च करने होंगे तब सिर्फ एक बटन प्रेस करना है, बंकर की ऊपरी सरफेस ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगी, फिर लॉन्च होने के बाद बंकर ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। और ये प्रोसेस इतनी जल्दी होती है कि अमेरिकी स्पाई सैटेलाइट भी इनका भनक तक लगा नहीं पाती है। ईरान ने क्या किया है, अपने हथियारों को एक जगह पर इकट्ठा करके नहीं रखे हैं। कंट्री के अलग अलग एरिया में ऐसे ही बंकर बनाकर हथियारों को फैला कर रखे हैं। हथियारों को फैला कर रखने के पीछे एक रीजन ये भी है कि ईरान को पता है कि मोसाद और CIA हमारे घर में डेरा डाल चुके हैं। अगर हम सभी हथियारों को एक जगह पर रखेंगे तो ये इंफॉर्मेशन देकर एक ही झटके में हमारे सारे हथियार को डिस्ट्रॉय करा देंगे। ऐसा फ्यूचर में ना हो, इनसे बचने के लिए ईरान ने ऐसा प्लानिंग किए कि हथियारों को बिखेर कर रखो। अगर एक दो ठिकानों पर एयर स्ट्राइक होते हैं और वह डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बाकी ठिकाने तो सेफ रहेंगे, हम उन पर काउंटर अटैक तो कर सकते हैं। ईरान की दो मुख्य मिलिट्री हैं। पहला आरटीएस, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान आर्मी। इनका काम है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और बॉर्डर को प्रोटेक्ट करना। दूसरी है IRGC, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, जिनको सेफा या पासदारन भी कहते हैं। इनको 1979 में ईरानी इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद ईरान के पहले सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खोमेनी ने एस्टेब्लिश किए थे। इनका उद्देश्य था रिजिम को प्रोटेक्ट करना और इंटरनल सिक्योरिटी देना। ये डायरेक्ट सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करते हैं। ईरान ने यही अपना सबसे बड़ा गेम प्लान किए, IRGC को डिसेंट्रलाइज कर दिए और इनका नाम रखे मोजेक डिफेंस। इसमें IRGC को 31 स्वतंत्र यूनिट में स्प्लिट कर दिए और इस यूनिट के कमांडर्स को फुल टैक्टिकल पावर दी। अगर वॉर होता है, दुश्मन कंट्री हम पर अटैक कर देते हैं, भले इसमें हमारे सुप्रीम लीडर, टॉप कमांडर, चाहे कोई भी मारे जाए, तुमको इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। तुमको ऐसे सिचुएशन में भी सामने वाले के अगेंस्ट लड़ाई करना है और तुम काउंटर अटैक करने के लिए किसी से तुमको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम स्वतंत्र हो काउंटर अटैक करने के लिए। इस यूनिट को पूरे कंट्री के अंदर एक्टिव कर दिए। ईरान के इसी स्ट्रेटेजिक प्लान ने अमेरिका और इजराइल का
नींद उड़ा दिए हैं और साथ में इनके जितने भी मिडिल ईस्ट एलाइज कंट्री हैं। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका ने एपिक फ्यूरी और इजराइल ने रोरिंग लायन दोनों ने ज्वाइंट ऑपरेशन चला के ईरान के कैपिटल तेहरान से लेकर कई इलाकों पर एयर स्ट्राइक किए। इस अटैक में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई समेत कई टॉप कमांडर मारे गए। यह सभी एक सेफ कंपाउंड में इकट्ठे हुए थे। इस बिल्डिंग में 2 बंकर बंद कमरे थे, लेकिन जो पहला बंकर बंद कमरे थे उसमें हैवी बंकर बस्तर मिसाइल से अटैक करने पर डिस्ट्रॉय होने की चांसेस थे और अटैक के दिन अली खामनेई टॉप कमांडर्स के साथ इसी में मीटिंग करने बैठ गए। इन सबको इन्फॉर्मेशन मिल चुके थे अमेरिका और इजराइल आज रात हम पर अटैक करने वाले हैं, इनको कैसे काउंटर किया जाए इसके लिए प्लानिंग करने के लिए सभी इकट्ठे हुए थे। मोसाद और CIA इनके हर एक एक्टिविटीज पर नजर रख रहे थे। ये इसी पल का वेट कर रहे थे कि कब एक साथ सुप्रीम लीडर और टॉप कमांडर एक ही जगह इकट्ठा हो। जैसे ही हुआ इसने ये इन्फॉर्मेशन सेंटर कमांड को सेंड कर दिए, जिसके कुछ ही मिनट के बाद अमेरिका और इजराइल ने जो एयर स्ट्राइक रात में करने वाले थे उनको दिन में ही कर दिए। नतीजा क्या हुआ? मीटिंग में बैठे सभी लोग मारे गए। ईरान को कुछ ही घंटे लगे फिर से अपने पैरों पर खड़े होने में। इन्होंने काउंटर अटैक करना स्टार्ट कर दिए। इसने अमेरिका और इजराइल के जो मिडिल ईस्ट कंट्री UAE, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, इराक, इन सब जगहों पर इनके एयर बेसेस फैसिलिटीज थे, इन सबको टारगेट करना स्टार्ट किए। ट्रंप जब कहता है हमने ईरान के 100% मिलिट्री कैपेबिलिटी को डिस्ट्रॉय कर दिए, ईरान ऐसा पलटवार करता है कि ट्रंप को दिन में तारे नजर आने लगते हैं कि जो ईरान के मोज़ेक डिफेंस यूनिट है कब कौन किधर से अटैक कर देते हैं। अमेरिका और इजराइल इनको समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मार किधर से रहा है। इसलिए ईरान आज अपने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, एडवांस ड्रोन टेक्नोलॉजी और हाइपरसोनिक मिसाइल्स के दम पर इस कॉन्फ्लिक्ट में डटकर खड़े हैं। ईरान के शाहिद 136 ड्रोन जो वन वे अटैक ड्रोन है, ये अपने साथ 30 से 50 kg वॉरहेड ले जा सकते हैं। इनका रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर के आसपास है। एक शाहिद ड्रोन का कॉस्ट 2000 से $50,000 के बीच हैं, यानी 18 लाख से 40-45 लाख के आसपास। ईरान इस वॉर में मल्टीपल शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं अटैक करने के लिए। इनको इंटरसेप्ट करने के लिए इजराइल और मिडिल ईस्ट कंट्री को एडवांस इंटरसेप्ट डिफेंस सिस्टम आयरन डोम, पैट्रियट, थार का इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं। सिंगल ड्रोन को इंटरसेप्ट करने के लिए 2 से 3 मिसाइल खर्च करने पड़ रहे हैं। इसमें यूज होने वाले एक मिसाइल का कॉस्ट अप्रोक्सीमेट $4 मिलियन है, करीब 35 करोड़ इंडियन रुपये, यानी एक 20 से 40 लाख के ईरानी ड्रोन को डिस्ट्रॉय करने के लिए 105 करोड़ इंडियन रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। फिर भी कुछ ड्रोन जाकर टारगेट को हिट कर दे रहे हैं। ईरान के पास प्रतिदिन 400 ड्रोन प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी है, लेकिन वॉर के सिचुएशन में इस नंबर को इंक्रीजिंग करके 700 के आसपास ले गए हैं। सेम इसी तरह ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल जिनका स्टार्टिंग कॉस्ट $2 मिलियन है, इनको इंटरसेप्ट करने के लिए 2 से 3 मिसाइल खर्च करने पड़ रहे हैं। इसमें भी सामने वाले को मैक्सिमम लॉस झेलने पड़ रहे हैं। इसके बावजूद भी कई मिसाइल डायरेक्ट टारगेट को हिट कर रहे हैं, क्योंकि ईरान कुछ ऐसे मिसाइल मार रहे हैं जिनकी शुरुआती दौर में स्पीड नॉर्मल रहती है, लेकिन जैसे ही हिटिंग जोन में एंटर करते हैं स्पीड सडनली तेज हो जाती है। इंटरसेप्ट सिस्टम सिर्फ देखते रह जाते हैं और यह टारगेट को हिट कर देते हैं। इनके 85 से 90% अटैक को इजराइल और अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम एयर में ही इनके हथियार को डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं, लेकिन 10% जाकर टारगेट को हिट कर रहे हैं।
अब आप कैलकुलेट कर लो ईरान के सस्ते हथियार को डिस्ट्रॉय करने के लिए कितने मिसाइल खर्च करने पड़ रहे हैं और इनका कॉस्ट कितना होता है। मिडिल ईस्ट कंट्री में जितने अमेरिकी एलाइज कंट्री है ईरान इन सबको टारगेट कर रहे हैं। वॉर लंबी खींची जा रही है और इनके एयर डिफेंस सिस्टम वीक पड़ते जा रहे हैं। इसी बीच अमेरिका ने एयर डिफेंस सिस्टम जो साउथ कोरिया में डिप्लॉय किए थे उनको यहां से हटाकर मिडिल ईस्ट कंट्री में डिप्लॉय कर रहे हैं। अगर ये वॉर 3-4 महीने लंबे खींच गए तो मिडिल ईस्ट कंट्री इंटरसेप्ट कैपेबिलिटी को खो बैठेंगे। ट्रंप इस बात से चिंतित है, इसलिए ट्रंप ने करीब 1 घंटे से प्लस पुतिन से कॉल पर बात किए वॉर को खत्म करने को लेकर। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले चुके हैं। यहाँ से दुनिया के 20% ऑयल और गैस सप्लाई होते हैं वो अब ठप हो चुके हैं। ग्लोबल मार्केट में ऑयल का प्राइस $100 पर बैरल से क्रॉस कर चुके हैं। इस रूट से गुजरने वाले हर वो वेसल पर ईरान अटैक कर रहे हैं जो इनके अप्रूवल के बिना इधर मंडरा रहे हैं। चीन, भारत और कुछ कंट्री हैं जिनके वेसल को यहां से सेफली गुजरने दे रहे हैं, लेकिन अमेरिकी एलाइज कंट्री के एक भी वेसल को यहां से गुजरने नहीं दे रहे हैं। ट्रंप को चारों तरफ से प्रेशर झेलने पड़ रहे हैं। 60% पब्लिक इनके कंट्री के ही इनके अगेंस्ट है। ईरान कॉन्फ्लिक्ट को लेकर ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन कराने और सिक्योर करने के लिए चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान समेत कई कंट्री से अपने वॉरशिप भेजने की मांग की, लेकिन सभी ने फटकार लगा दिए यह कहकर कि इस वॉर को ईरान ने स्टार्ट नहीं किए हैं, तुम किए हो, तुम समझो। ग्लोबल मार्केट में बढ़ते महंगाई के चलते मजबूरी में अमेरिका को रसिया से 30 डेज के लिए सैंक्शंस को हटाने पड़े ताकि ग्लोबल मार्केट में ऑयल का प्राइस में बैलेंस बना रहे। ट्रंप के इस कदम का यूक्रेन, कनाडा, यूरोप समेत कई कंट्री इनके आलोचना कर रहे हैं। इन सब का कहना है ये डायरेक्ट रसिया को फंडिंग कर रहे हैं रसिया और यूक्रेन की लड़ाई में। मतलब समझो ट्रंप इस लड़ाई में पूरी तरह से उलझ चुके हैं, ना लड़ाई करने में बन रहे हैं और ना लड़ाई छोड़ने में। अगर लड़ाई छोड़ते हैं तो जो इनके डिप्लोमेटिक रिलेशन अच्छे हैं मिडिल ईस्ट कंट्री में वो खराब हो जाएंगे। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अमेरिका ने इस कॉन्फ्लिक्ट में अपने 16 एयरक्राफ्ट अब तक खो चुके हैं ईरान के हाथों और मल्टीपल MQ-9 रीपर ड्रोन जो दुनिया के एडवांस ड्रोन टेक्नोलॉजी माने जाते हैं ये भी शामिल हैं। रसिया और चाइना इस वॉर में मास्टरमाइंड गेम खेल रहे हैं कि जो अमेरिका के मिडिल ईस्ट कंट्री में इनके रीढ़ माने जाते हैं, जैसे इनके एडवांस रडार सिस्टम, एम्बेसी और इनके मिलिट्री एयर बेसेस हैं। इन सभी फैसिलिटीज का अपने सीक्रेट सर्विसेज का इस्तेमाल करके इनके एग्जैक्ट लोकेशन ईरान को प्रोवाइड करा रहे हैं और यह भी गाइड कर रहे हैं कि कैसे इन पर अटैक करोगे। और यही वजह है ईरान के 10% काउंटर अटैक ही कारगर साबित हो रहे हैं, क्योंकि इनके 90% हथियार को इंटरसेप्ट कर ले रहे हैं, लेकिन 10% डायरेक्ट टारगेट को हिट कर रहे हैं, जिस वजह से यूएस को भारी लॉस झेलने पड़ रहे हैं। ईरान ने एक शाहिद ड्रोन से अमेरिका के एडवांस वार्निंग रडार सिस्टम AN/FPS-132 ब्लॉक 5 जिनको कतर में तैनात किया था, ये 5000 किलोमीटर दूर पर ही मिसाइलों और उड़ते हुए परिंदों का पता लगा लेते थे। मिडिल ईस्ट के अंदर इनको यूएस का आंख माने जाते थे। ईरान ने एक ही ड्रोन से इनके आंख को फोड़ दिए। इनका कॉस्ट अप्रोक्सीमेट $1.1 बिलियन था। मिडिल ईस्ट में ईरान का खौफ इतना है कि कुवैत ने अपने एलाइज यूएस का 3 F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर्स जेट को मार गिराए, इस डर से कि ये ईरान का फाइटर जेट हैं। जब क्रैश करके नीचे गिरे तब कुवैत को पता चले ये तो अपना फाइटर जेट था। तब कुवैत ने कंफर्म किए कि फ्रेंडली फायर में ऐसा हो गया गलती से। एक जेट का कॉस्ट अप्रोक्सीमेट $95 मिलियन है, 3 का $285 मिलियन।
ईरान ने उन रडारों को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिए हैं जो इनके मिसाइल और ड्रोन का इंफॉर्मेशन देता था यूएस और इजराइल को कि इस डायरेक्शन से मिसाइल आ रहे हैं, इतनी स्पीड से हैं, इतनी हाइट पर है, इतने डिस्टेंस पर है। इसके मदद से क्लोज आते आते इंटरसेप्ट करके इनको एयर में ही डिस्ट्रॉय कर देते थे। ईरान ने जॉर्डन समेत कई गल्फ हिस्सों में स्थित अमेरिकी रडार सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। अप्रॉक्सीमेटली $500 मिलियन के यूएस रडार सिस्टम डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। अब ईरान इनके मिडिल ईस्ट में स्थित एम्बेसी को टारगेट कर रहे हैं। अब जाकर ट्रंप को एहसास हो गए हम गलत कंट्री से पंगा ले लिए हैं, ईरान को हल्के में ले रहे थे। Look what happened in the last 2 weeks. They weren't supposed to go after all these other countries in the Middle East. Those missiles were set to go after them. So they hit Qatar, Saudi Arabia, UAE, Bahrain, Kuwait. Nobody expected that. We were shocked. इजराइल ने ईरान के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, गैस फील्ड और ऑयल डिपो पर एयर स्ट्राइक किए। ईरान ने पलटवार करते हुए इजराइल के एनर्जी बेसेस और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर मिसाइल दागे। ईरान लगातार इनके कैपिटल जेरूसलम पर क्लस्टर मिसाइल दाग रहे हैं, वो अभी रात में, क्योंकि इस मिसाइल के अंदर हजारों छोटे छोटे बम होते हैं जो हिटिंग जोन से पहले सभी अलग अलग हो जाते हैं। इस टाइम जो बम एक्सप्लोजन हो जाते हैं वो तो सही है, लेकिन जो बम एक्सप्लोजन नहीं करते हैं वो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने या सालों जाके बाद फिर जाकर एक्सप्लोजन करते हैं। यह बम सिविलियन के लिए काफ़ी डेंजरस हो जाते हैं जो नीचे पड़े रह जाते हैं, क्योंकि यह कभी भी एक्सप्लोजन कर सकते हैं। रात भर जेरूसलम में अलर्ट सायरन बजते रहते हैं। लोगों को बंकर के अंदर रात बिताने पड़ रहे हैं। यह वॉर कब तक चलेगी इसका गैस कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि ईरान जो सीज फायर के लिए शर्तें रख रहे हैं उसे ना तो यूएस मानेंगे और ना ही इजराइल। और क्या क्या इस वॉर में देखने पड़ेंगे